औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी की सारी तारीफ़ें उस खुदाए बरतर के लिए है जिसने हमें हज़ारहा नेमतों से सरफराज किया। नाज़रीन कराम अस्सलाम अलैकुम। मैं आज 14 न्यूज़ की तरफ से जो आज हमारे शिया कौम के लिए जो हमारा सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन तिरमलगिरी पर कोहे इमाम ज़ामिन के नाम से वाक़े है, उससे मुतालिक़ मैं बोलने के लिए आपसे रूबरू हो रहा हूँ। हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं, कोहे इमाम ज़ामिन शिया दर्जे रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी है और मैं यहाँ पर दीगर तफसीलात में जाए बग़ैर उसकी जायदादें, उसके नाजायज़ कब्ज़े और उस पर जो वहाँ पर इल्लीगल जितने मनादिर तामीर हो रहे हैं और जो कब्ज़े हो रहे हैं, मैं उनको बालाए ताक़ रखते हुए जो कि कार्रवाई कोर्ट कचहरी के दौरान चल रही है, हाई कोर्ट में चल रहे हैं, लेकिन अब इस वक्त सबसे बर्निंग मसला जो 12 ज़िलक़ाद आ रही है, वो 12 ज़िलक़ाद यौम विलादत हज़रत इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अल मारूफ़ इमाम ज़ामिन, ये 12 और 13 को रियासती वक्फ बोर्ड हर साल दोनों दिन जश्न का एहतमाम करता है। अब रहा सवाल जश्न के, लास्ट टाइम भी बाबुल हवाइज का जब 5 शाबान का जश्न हुआ, वो जो दरगाह है कोहे इमाम ज़ामिन के पीछे अक़ब में है, वहाँ के जश्न के वक़्त तकरीबन वहाँ पर कुछ दुश्वारी नहीं हुई थी, चूँकि उस बारगाह का काम अल्लाह के फ़ज़ल से जो अल कौसर ट्रस्ट को दिया गया था, उन्होंने वो काम तो कंप्लीट किया। यकीनन वहाँ पर महफ़िल जश्न में मैं गया था तो मैंने देखा कि वहाँ पर तकरीबन ये सब चीज़ें हो के हैं। मैं आपको ये भी बताता हुआ चलूँगा, मैं बहैसियत सदर ऑल इंडिया शिया ऑर्गेनाइजेशन और साबिक़ शिया रुकन आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड अपने ज़िंदगी के अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये बताते हुए और मेरी अपनी ज़िंदगी के बारे में आपको यहाँ पर इस चैनल के ज़रिए बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 40 साल से मजहबी, अदबी, सियासी, सहाफ़ती खिदमत अंजाम देते हुए आ रहा हूँ। मुझे अल्लाह ताला के करम से, मौलाए कायनात पंजतन पाक के सदक़े से सिर्फ़ एक ही धुन लगी हुई रहती है, मेरे माँ बाप, वालिद मोहतरम जिनकी मज़ार वहीं कोहे इमाम ज़ामिन पर अक़ब बाबुल हवाइज के जहाँ सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर ही मदफून हैं वो, और उनके साथ में वहाँ के खिदमती जो कोहे इमाम ज़ामिन पर खिदमत अंजाम दिए और चंद मोमिनीन, इस तरह के वहाँ पर 50 से ज़ायद क़ुबूर मौजूद हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं इससे पहले भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और अब इस वक्त के मौजूदा रुकने वक्फ बोर्ड मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा को भी ये इल्म में लाया था कि किस तरह बैक साइड पर ये अल कौसर ट्रस्ट ने एक दीवार उठाकर, यानी कि हमारी हुदूद बहुत पीछे है, यानी 500 फीट और दूर है, और इन्होंने सिर्फ एक 150 फीट के पास ही एक दीवार उठा दी है रास्ते की, और ख़बरों को राउंड ऑफ करते हुए दूसरी साइड खुली रख दी है, जिससे कचरा पड़ रहा है, ख़बर की बेहुरमती हो रही है, और इस तरह से इन्होंने हदबंदी जो कर दी है, ऐसा मालूम पड़ रहा है कि कोहे इमाम ज़ामिन दरगाह की ये बाउंड्री वाल है। पीछे चुनाचे कब्ज़ों के लिए खुलेआम ये कंट्रैक्टर साहब ने ये छोड़ दिया है बना के। जब मैं दरियाफ़्त किया तो मालूम पड़ा कि वहाँ पर एक तफरीगाह भी बनाने के लिए झाड़ के नीचे राउंड ऑफ और एक खूबसूरत वो बनाएंगे बोल के। और आप लोगों को जैसा मालूम है कि कोहे इमाम ज़ामिन ऐसी दरगाह है जहाँ पर हमें कहने शर्म आती है कि वहाँ पर आए दिन रातों में गैर गलत कामों का मरकज़ बना हुआ है, फहाशी का अड्डा। इस तरह नहीं, मेरे अल्फाज अदा करने में मुझे वो महसूस होता है, लेकिन आप देख सकते हैं किसी भी टाइम वहाँ पर कोई रोकने वाला मौजूद नहीं। ऐसे इमाम की बारगाह जिससे सारी दुनिया फैज़ पाती है। आप जाएँ ईरान तो देखें, मशहद में 24 घंटे पहर वहाँ पर एक हुजूम रहता है ज़ायरीन का, लाखों करोड़ों का मजमा आते रहता है और वहाँ से फैज़ पाता है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर ये बात बतलाना चाहता हूँ अपनी तकरीर को मुख्तसर करते हुए कि भाई, ये जो वक्फ बोर्ड ने अल कौसर ट्रस्ट को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसको एनओसी दिया था, उसका पीरियड एनओसी का हो गया। लेकिन मैं ये बहैसियत साबिक़ मेंबर मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ, इन लोगों ने इस तरह से कोई भी एक
अलाइनमेंट उसके हवाले नहीं किया अपने बाउंड्री हुदूद का कि भाई साहब ये बाउंड्रियों को आप टच नहीं करना, या करे तो हमसे परमिशन लेना। आप खाली उसको रिनोवेशन और उसको तामीर रिपेयर करने के लिए आप पुराने आर्किटेक्ट जैसा बनाने के लिए काम स्टार्ट तो किए, हज़रत अब्बास की बारगाह में तकरीबन हुआ, लेकिन यहाँ पर जो मेन बारगाह आप जो जश्न करने जा रहे हैं, मैं कल ही गया था कोहे मामे ज़ामिन पहाड़ पर, देखा कि वो एकदम काली पड़ी हुई है, उसको चिसलिंग करके छोड़ दिया गया है। और आप देख रहे हैं ये जो कमाने बाबुद दाखिले के हैं, उसमें से जब मोमिनीन गुज़र के आएंगे तो वहाँ पर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया तो उसके लिए रियासती वक्फ बोर्ड, प्रेजेंट शिया मेंबर और ये अल कौसर ट्रस्ट जिम्मेदार रहेगा। इसके लिए मैं बारहा तवज्जो दिलाने के बावजूद आज वक्फ बोर्ड ये काम करने से कासिर है। और शिया रुकने वक्फ बोर्ड को मैं दरगाह पर ठहर कर ही वहाँ से फ़ोन किया उन्हें और ये सब हालात को बतलाया, तो लेकिन नतीजा ला हासिल हो रहा है। हम मजबूर हैं और रियासती वक्फ बोर्ड को मैं बहैसियत सदर ऑल इंडिया शिया ऑर्गेनाइजेशन ये वार्निंग देता हूँ, अगर इस तरह तबाही का सिलसिला नहीं रुकेगा और कोहे मामे ज़ामिन के जश्न में किसी किस्म की लापरवाही होगी, एक बहुत बड़ा धरना मैं कौमी शिया हरकियाती कायदीन के साथ करूँगा। जब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब एक कमेटी बना दी गई है वहाँ पे मैनेजिंग कमेटी, तो मैनेजिंग कमेटी का फ़र्ज़ बनता है वहाँ पर पहले एक बोर्ड चस्पा करें, उसके कौन अरकान हैं, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए और इसकी ज़िम्मेदार कौन है। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है इतनी बड़ी कीमती वक्फ बारगाह जिसके पास हज़ारों करोड़ों रुपए के लैंड्स वहाँ पर मौजूद हैं, उसको देखने के लिए एक टेम्परवरी जारोबकश जो अस्करी बेगम थी, उनका बेटा, उसको कोई वक्फ बोर्ड का एम्प्लॉय नहीं है, उसके हवाले छोड़ दिया गया है। होना तो ये चाहिए था वहाँ पर वक्फ बोर्ड की एक टीम रहे, पूरे बारगाह के अतराफ़ क्या हो रहा है, कितने मंदिरें नाजायज़ बन रहे हैं, कितने लैंड ग्रैबर्स ज़मीनों पे कब्ज़ा कर रहे हैं, केसेस का क्या पोजीशन है, और आपका जो वक्फ बोर्ड में जो प्रोजेक्ट सेक्शन है, प्रोजेक्ट सेक्शन का एक इंजीनियर वहाँ पे दौरा करता और ये तामीरी कामों पर सब देखकर अपनी रिपोर्ट पेश करता तो बहुत ही अच्छा होता। लेकिन आज मैं अपनी तकरीर के इस मौजू से मैं ये सिर्फ ये बतलाना चाहता हूँ, अगर शिया रुकने वक्फ बोर्ड बेबस नज़र आते हैं तो मैं मौलाना से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो फिलफोर रिज़ाइन कर दें, क्योंकि अगर आप जिस तरह किसी शायर ने खूब कहा, चुप रहना भी है जुल्म की तायीद में शामिल, चुप रहना भी है जुल्म की तायीद में शामिल, हक़ बात करो जुर्रत इजहार ना बेचो। शुक्रिया साहब। सुबह से जो है ना फोटो जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि कोहे मामे ज़ामिन पहाड़ के जो है ना तामीरी वर्क पूरा मुकम्मल नहीं हुआ, जबकि दावे के साथ अल कौसर वाले बता रहे हैं कि हम जितना काम लिए थे वो काम मुकम्मल हो चुका है। अभी कुछ काम जो बाकी है, थोड़ा बहुत जो फिनिशिंग का काम है, वो इस वक्त जो है ना उन्होंने भी बाहर है, वापस आने के बाद वो भी काम मुकम्मल हो जाएगा कि मगर अब आप बता रहे हैं कि वहाँ पर जश्न का टाइम हो चुका है, वहाँ पर जो है ना काम मुकम्मल नहीं हुआ। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या वक्फ बोर्ड लापरवाह कर रही है या वक्फ बोर्ड मेंबर जो है लापरवाही है, ताकि वहाँ का जो काम पेंडिंग है वो अल कौसर वालों से काम कराने से पीछे हट रही है, या वक्फ बोर्ड को काम कराना चाहिए इसका? जी हमारे नैयर साहब, आपने बहुत अच्छे पॉइंट पर रोशनी डाली। देखिए भाई साहब, पहले तो आप जिस वक्त एनओसी दिए वहाँ पर एनओसी की कापी कोई चस्पा नहीं की गई दरगाह पर, नंबर 1। नंबर 2, उनके एग्रीमेंट में होना ये चाहिए था, उनको एक एक आइटम वाइज एग्रीमेंट होना चाहिए था, ना कि सिर्फ एनओसी जाइए आप तामीर कर लीजिए, आप जो बनाना है वैसी बनाना पूरा, जैसा आप दूसरे और जगह बनाए हम वहाँ पे दे दिए, बारगाह हज़रत अब्बास मौला अली, जहाँ जहाँ आप बोलते गए हम देते गए। बात वो नहीं है, इनको चाहिए ये था वक्फ बोर्ड में जब प्रोजेक्ट सेक्शन इंजीनियरिंग स्टाफ मौजूद है तो वो जाके स्पॉट पर काम एनओसी लेने वाला क्या कर रहा है, कौन सी ज़मीन पे कर रहा है, अपनी हदबंदी कम तो नहीं कर रहा है, जिस लैंड पे कब्ज़ा है कहीं वहीं तो नहीं बना रहा है, ये सब चीज़ों पे तवज्जो नहीं दी गई। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी पहले तो फर्स्ट वक्फ बोर्ड चेयरमैन पे होती है, उसके बाद वक्फ बोर्ड चेयरमैन के बराबर उतने ही ज़िम्मेदार शख्सियत हमारे मौलाना डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा जो प्रेजेंट शिया मेंबर हैं उनके सर जाती है कि ये उनका काम था कि जिसको रिकमेंड कर रहे हैं, जिसको एनओसी दे रहे हैं, उन्हें 2 साल से तो छोड़ के चले गया, जहाँ इजी काम था वो तो कर लिए उन्होंने,
अपने क्या बोले तो एग्रीमेंट के हिसाब से, अपने डोनर्स के हिसाब से बोल के काम कर लिए। लेकिन भाई साहब आप जो देख रहे हैं इस तरह से अब जो हालत ज़ार रह गई है, अगर उसमें काम नहीं हो सका तो जश्न में खुदा न खास्ता हादसात हो सकते हैं। और मेरे इल्म में ये बात आई है कि वक्फ बोर्ड हर जश्न जब भी आता है कोई इमाम ज़मीन का, अरे हमारे पैसे तो 1 करोड़ रुपए लेकर बाजू के कॉम्प्लेक्स के उसमें ले लिया। वक्फ बोर्ड की जो बिल्डिंग है उसके बाजू हुदा साहब जब स्पेशल ऑफिसर वक्फ बोर्ड थे वो टाइम 1 करोड़ रुपए लिए और कंडीशन बनाए कि उसका जो भी मुनाफा किराया आएगा वो पूरा कोहे इमाम ज़मीन के जश्न मजालिस के ऊपर खर्च किया जाएगा। लेकिन वो पैसे का ना तस्करा वक्फ बोर्ड चेयरमैन करता है, ना प्रेजेंट वक्फ बोर्ड मेंबर करते हैं। और मेरे को अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक कमेटी के नाम को क्यों डिक्लेयर नहीं किया गया। हम ये जानने से खासिर है कि जब कोहे इमाम ज़मीन की मैनेजिंग कमेटी डाल दी गई, उसे एक प्रेस रिलीज़ करके यही अशख़ास है तो वो कौम के हजरात उनसे रुजू होते, उनको भी अपने तकालीफ बतलाते। हमारे सोर्सेस के अनुसार जो है अल-कौसर ट्रस्ट के जो नसीर आबिदी से भी बात हुई थी जी, उन्होंने ये बताया जा रहा है कि हमारे को जितना काम दिया गया हम उस काम को मुकम्मल कर दिया गया। जी, इससे पहले भी वक्फ बोर्ड के मेंबर से जो डॉक्टर निसार हुसैन हैदर आगा साहब से पहले भी जितने वक्फ बोर्ड मेंबर से इंक्लूडिंग आप भी थे, जिस वक्त अकाउंट में 4 करोड़ रुपए जमा किए, उस वक्त जो है ना ये तामीरी काम क्यों नहीं शुरू किया गया, जबकि हालत जो है ना वहाँ पर बिल्कुल खस्ता हालत में थे पहाड़ के, वहाँ पर काम शुरू नहीं किया। आज अल-कौसर वाले काम करने के बाद जो है ना ये सब किस्म के सवाल उठ रहे हैं। जी, मैं उसका जवाब बतलाता हूँ। ये जब जो 4 करोड़ नहीं 2 करोड़ रुपए फर्स्ट अब्बास मुस्वी साहब मरहूम जब उनके पीरियड में जब आ गए, जिनकी कोशिश हमारे आबिद हुसैन रजवी साहब मरहूम और अपने ज़हूर हैदर साहब मरहूम, ये डिप्टी कलेक्टर वो थे, ये दोनों की काविशों का नतीजा है जो रेलवे डिपार्टमेंट, मिलिट्री डिपार्टमेंट से पैसे खींच कर लाकर कोहे इमाम ज़मीन के फ़ंड के लिए आबिद हुसैन रजवी साहब खुद वक्फ बोर्ड के मेंबर थे, उन्होंने उनके साबिर हुसैनी साहब, ये सब बाद में मेरे बाद में ये सब आए। मेन जो अमाउंट आते रहे तक ये अब्बास मुस्वी का पीरियड तक चलते रहा जब तक अमाउंट आया। आज वो फंड खत्म हो, हाँ मैं उसके सराहत में जा रहा हूँ। जब आया तो उन्होंने 56 लाख रुपए एक ट्रस्ट खोल के कोहे इमाम ज़मीन तालीमी वक्फ ट्रस्ट बोल के खोलने के बाद उन्होंने 56 लाख रुपए ड्रा कर लिए ये 2 करोड़ में से। उसके बाद में अब जो चलने लगे थे सालाना जश्न महफिल ये आ रहे थे, बाद में और भी वो यानी 40 लाख रुपए तकरीबन जश्न और मजालिस में सरफा वक्फ बोर्ड कर दिया। पहाड़ को जो भी जश्न वगैरह कैसे जो जी हाँ वो हुकूमत की जानिब से नहीं आ रहा, नहीं बिल्कुल 100% आप सही बोल रहे हैं। इसमें एक पैसा भी हुकूमत का नहीं आया। अब हुकूमत खाली गलत बयानी से काम लेती है कि हम दूसरे इंस्टीट्यूशनों से पैसे ले रहे हैं। अरे तुम मिसयूज फंड तो तुम करे, जश्न हो रहा है कोहे इमाम ज़मीन का। मेरे टाइम जब मैं मेंबर था तो 1,08,000 रुपये का जश्न होता था। अब ये आलम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो गिरानी बढ़ गई बोल के बहाना कर रहे हैं और उसके एक्सपेंसेस बढ़ाते हुए बताने जा रहे हैं। तो उसमें अब जश्न हो गया 4 लाख चिल्लर हज़ार का पहले दिन, दूसरे दिन और दूसरे 2 लाख 2.5 लाख का, इस तरह से। सुनने में यह है कि वक्फ बोर्ड 2 साल से जो है ना वो पहाड़ के जश्न के लिए फंड्स भी नहीं दिए जा रहे। हाँ तो मेरे को हाँ नहीं देने की? तो इन लोग यही बहाना कर रहे हैं कि अब कोहे इमाम ज़मीन का कोई पैसा मौजूद नहीं है, जो थे 101 करोड़ हम दे दिए, वो आयो ख़त देखा जाएगा। भाई साहब होना तो ये चाहिए था कोहे इमाम ज़मीन का एक वक्फ वहाँ पर, यानी जो रास्ता बोयनपल्ली को जो जाता है वहाँ पर एक बड़ी प्राइम प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की, वहाँ पर शादी खाना, पहले वो शमीम ट्रैवल्स हम कोई नाम से उनके अंडर में था। तो सवाल ये पैदा होता है उसके अतराफ जो रॉक एरिया है, कई कोहे इमाम ज़मीन के प्राइम एरिया में जो आज कॉम्प्लेक्स बन के है, सिर्फ तवज्जो ये है वो कॉम्प्लेक्सों को नोटिस जारी करके उनको किराएदार बनाए, उनके कब्ज़े बर्खास्त कराए, तो आज भी ह्यूज अमाउंट कोहे इमाम ज़मीन का वक्फ बोर्ड को कलेक्ट हो सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि उस पर काम किया जाए। इस तरह से कमेटी हो या कोई भी हो, अब जो डायरेक्ट में रहा तो वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है, और अगर कमेटी की है तो अब कमेटी उसका प्लान ले के प्रॉपर्टीज़ पे कितने नाजायज़ कब्जे हुए हैं। अब आपका निशाना जो है ना हैदर आगा साहब के ऊपर है कि वक्फ बोर्ड की कमेटी बनने के बाद भी निशाना नहीं। मेरा बोलने का मतलब ये, अगर मैं भी उस कमेटी पे, जिस तरह से आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, जिस वक्त मैं दायरे हज़रत मीर मोमिन का सदर था 1990 में, उस वक़्त में एक वाक़या मेरे इल्म में आया था
जब मैं सुबह जाकर वह पूरा एरिया कवर करता था, देखता था नमाज फजर के बाद, तो एक वक्त देखा मैं दीवार के पास एक नौजवान लड़की के घने बाल का चुट्टा वहाँ पड़ा हुआ था। तो मैं देख के अपने एम्प्लॉय से दरियाफ्त किया ये क्या है, वो तो हाउस साहब वो रहते कौन फेंक दिए कि इस तरह से बोले। लेकिन मैं उस पर इंक्वायरी करा तो रातों में जो मैयतें जो गुस्ल दिए जाते थे वहाँ से बालों की तक स्मगलिंग होती थी। मैं जब देख के 9 महीने में पहला शख्स हूँ मैं जो 9 महीने में वहाँ से रिज़ाइन कर दिया बहैसियत सदर। ये मेरी जिम्मेदारी होती और ये वाक़या मेरे कंट्रोल में रहने वाले इदारे में हो रहा है तो मैं रिज़ाइन कर दिया। तो होना ये चाहिए, मैं किसी पर तनखीद किए बगैर, इल्ज़ाम किए बगैर, अगर पिछले तेलंगाना गवर्नमेंट आने जब से अब जायदादों की जो तबाही हो रही है, जिसमें कोहिमा में ज़मीन पहाड़ का जो है ना कमेटी बन रही, ना लैंड ग्रैबर जो है ना काफी कब्जा करके बैठे हुए। उसी तरीके से मीर के दायरे की भी जो है ना कोई कमेटी नहीं है अभी तक। बिल्कुल कमेटी है बिल्कुल अपने पे जो है ना ले रही नहीं है। बिल्कुल ये सिर्फ शाबान के 14 शाबान 15 शाबान बराबर रहती है, इसके अलावा जो है ना कोई कमेटी नहीं है। जी हाँ, जी वहाँ की जो लापरवाही चल रही मीर के दायरे की, ये सोचते से उनके जिम्मेदार या वक्फ बोर्ड है या मेंबर है? नहीं, ये उस दायरे के ताल्लुक से तो वहाँ की यानी लोकल एमएलए जिम्मेदार है। पहले हमारे दौर में हम जब मेंबर थे या दूसरे हजरात मेंबर थे, कभी भी ये कंसर्न एमएलए का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। अब जैसा जैसा पॉलिटिकल असरात और ये बढ़ते चले जा रहे हैं लोगों का रुझान, अब पहले मैं यानी दूसरे मानों में खुल के बताता हूँ, आज से 10 साल पहले तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट कोई भी कमेटी में नहीं हुआ करता था। हर जगह पर मौजूदा गवर्नमेंट के, चाहे वो टीडीपी गवर्नमेंट रहने दो, कांग्रेस गवर्नमेंट रहने दो, उससे ही वाबस्ता कनेक्टेड मेंबर जो मिनिस्टर होते थे, उन लोग दरगाहों के या मजहबी लोगों को चुन के अपना रिकमेंड करके कमेटियां बनाते थे। जब से ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने देखा कि हर मस्जिद पर इब्तदाई लोगों को अपॉइंट करते हुए मस्जिद के कमेटियों का मेंबर बनाया जा रहा है इस तरह से, और वक्फ बोर्ड में उनका मेंबर खुद कई सालों तक तो मजलिस के एमएलए वक्फ बोर्ड के मेंबर ही नहीं बनते थे। आखिर क्या वजह है जो इमाम ज़मीन पहाड़ की जो कमेटी बनने के बाद डिक्लेरेशन नहीं होने का? बस मैं भी यही जानना चाहता हूँ, मैं भी यही बोल रहा हूँ बहैसियत साहब। काफी टाइम से जो है ना फोन करने के बाद, मुलाकात करने के बाद भी उन्होंने कुछ वक्त नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल मेंबर साहब के वहाँ की जो कमेटी बनी उसको डिक्लेयर करें। बिल्कुल। और सुनने में ये आ रहा है कि वो जो कमेटी बनने के बाद भी उसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन के लिए जो है ना खबर हुसैन साहब डाले ये कमेटी की जरूरत नहीं है, वहाँ पर मैं मुतवल्ली हूँ, आज भी मैं मुतवल्ली हूँ। वो दावा करके उन्होंने जो है ना एक पिटीशन दाखिल की, जिसकी वजह से वो कमेटी रुकी है। जबकि ये खुलासा हो रहा नहीं है कि वहाँ कमेटी है या नहीं है। बिल्कुल। इसके कारण जो है ना वहाँ पर की जो लापरवाही और निगरान कर सही नहीं है, वहाँ पर जो लोग आके ठहर रहे हैं वहाँ पर क्या है उसकी कोई पाबंदी वगैरह करेंगे, यहाँ के कोई एनजीओ वगैरह जो है ना उसकी देखभाल करेंगे? अब देखिए नैयत साहब, वक्फ बोर्ड की कहानी ऐसी है, पैसा रहे तक आपका अगर कारपस फंड या दरगाह का इन्हीं इंस्टीट्यूशन का बजट करोड़ों रुपए में अगर है, उसके तहत लैंड से प्रॉपर्टी किराएदार आ रहे हैं तो वहाँ पे वो डायरेक्ट मैनेजमेंट में रख के अब इस्तेफादा एंजॉय करते, और जहाँ पैसा ख़त्म हो गया उन्होंने क्या करते, कमेटी डाल देते। अब रहा सवाल कमेटी को अगर टेक्निकल ग्राउंड पर अगर कोर्ट और हाई कोर्ट और ये वो है तो उनको तो अच्छा बहाना मिल जाता है, ये कोर्ट में है चल रहा है केस, हम कमेटी नहीं डाल सकते, हम मुतवल्ली को नहीं बना सकते, फुला ये हो गए बात केसेस हम करेंगे। तो अब यहाँ सवाल यही पैदा होता है कि हम तो दो तरफ से मारे जा रहे हैं। कमेटी नहीं डिक्लेयर करने की वजह क्या है? डिक्लेयर कब? नहीं, कमेटी का प्रोसीडिंग, मेरे इल्म में ये बात आई है, कमेटी का प्रोसीडिंग भी निकल गया, लेकिन उसको सस्पेंस क्यों रखा जा रहा है? उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए या सीधे अंदाज से सहाफ़ियों को अगर दे दिए ये कमेटी के मेंबर हैं, ये जश्न करेंगे, इन लोगों को पकड़िए, वो तो अपने महलों में और कॉलोनियों में रहते, उनसे जाके मेंबर्स को कौम के लोग बोलते अरे भाई ये चल रहा है ऐसा, आप क्या कर रहे हैं बोल के पूछते। तो इमाम ज़मीन पहाड़ का जो तामीर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ जी, कि वहाँ के वक्फ बोर्ड मेंबर मौलाना हैदर आगा साहब को आप फ़ोन किए तो वहाँ पर क्या बताया उन्होंने यही बताया कि देखो भाई, उन्होंने कंट्रैक्टर ये बोल रहा है उसका कोई वीज़ा का क्या कुछ उसमें प्रॉब्लम में उन्होंने उसमें रुक गए, इमिग्रेशन के उसमें वो आ जाएंगे तो कर दूंगा बोल के बोल रहे हैं। मैं फिर भी बोलता हूँ भाई ऐसा इस तरह से क्या करूँ मैं, बोल बहरहाल एक बेबसी जाहिर की है उन्होंने, तो इस तरह से ऐसा नहीं चलेगा। वक्फ बोर्ड आखिर क्या हो रहा है, क्यों शिया प्रॉपर्टी से लापरवाही? अब देखिए जैसा कि हाल में ये प्रॉपर्टी था जो कौन सा मैं बता रहा हूँ, हुसैन शाह वली दरगाह का,
हुकूमत तेलंगाना तो बड़े फ़ख्र से बोली ये प्रॉपर्टी सुप्रीम कोर्ट से हम 1600 एकड़ का आप भी जानते होंगे ये हमारे फेवर में होगा, ये वक्फ नहीं है, ये नॉन वक्फ है बोल के बोले। जबकि उसकी पूरी स्टोरी से मैं वाकिफ़ हूँ। बरसों में जब कांग्रेस में था, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में वाइस चेयरमैन, तो मैं और मेरे साथ सिराजुद्दीन चेयरमैन ने उसके लिए ये अपने आपको जो मैं बोल रहा हूँ ये हुसैन शाह वली दरगाह के लिए हम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया था। लेकिन जबकि रियासती वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने राजशेखर रेड्डी को गुमराह करते हुए साहब इसको अगर ऐसा अमेंडमेंट कर दिए, इसको नॉन वक्फ बोल के अगर कोर्ट में डाल दिए अपन, अगर वो आर्डर आ गया तो ये 1600 एकड़ गवर्नमेंट के हो जाते। इस तरह से उन लोगों ने एक मुनज़्ज़म तौर पर साजिश करी और हाई कोर्ट में चुनाचे वैसी गया। वक्फ बोर्ड उसमें अपील करने में लापरवाही से काम ली, चुनाचे फेवर में फ़ैसला तेलंगाना गवर्नमेंट के फेवर में आया। 1600 एकड़ जो कीमती वक्फ लैंड था वो पूरा हुकूमत के हवाले हो गया। हुकूमत उसे इंजॉय करी। अच्छा कमाल ये है वो जो सब ले लिया हुकूमत की है बोले, उसमें कई आशुर खाने हैं, कई मसाजिद है हुसैन शाह वली दरगाह के एरिया में। सवाल ये है वक्फ बोर्ड सो रहा है और हमारे मेंबर को भी चाहिए कि भाई साहब आप जो ले लिए हुकूमत जो आर्डर आया सही है, आप इसको हुकूमत के लेवल की बना लिए, लेकिन उसके आशुर खाने मसाजिद तो हमारे अंडर के हमको हवाले करो। जब तक उन्होंने मेंबरशिप बनी हुई है, नारायणपेट आशो खाना, अंबरपेट आशो खाना, जैसे कोई इमाम जमीन पहाड़ की, ऐसे कई जायदाद जो तबाह हुई है, तो बार बार उनको बताया जा रहा है कि या तो इसको दुरुस्त करो वरना आप रिजाइन दो, ताकि उस चीज का जो है ना पलट के कोई चीज का रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है और इस चीज में खामोशी अख्तियारी किया जा रहा है। आखिर क्या वजह है? नहीं, मैं यहाँ पे एक बात हमारे को मैं नैयर साहब आपको ये बतलाता हूँ, एक मेंबर वक्फ बोर्ड ये मौजूदा 11 की उसमें कुछ नहीं कर सकता। जिस वक्त मैं खुद जब मेंबर था, मैं जब कुछ आवाज़ उठाता था और मेरे चेयरमैन से फाइट, यूसुफ कुरैशी चेयरमैन जब वक्फ बोर्ड के थे करता था तो वे बेजार हो जाते थे, बोलते कमेटी के अंदर तो एक ही शिया कमेटी के अपॉइंट करते, जिसके अंदर कम्युनिटियों की तरफ से तो एक मेंबर को बाज़ाब्ता चेयरमैन की हैसियत से अपनी शिया कमेटी जानती है कि यही वक्फ बोर्ड के हमारे चेयरमैन है, वक्फ बोर्ड के अंदर मेंबर है। जब ये चेयरमैन साहब अपने शिया जायदादों को जो है इस तरह से तबाही हो रही है उसको देख रहे हैं और इसको कुछ नहीं कर सक रहे हैं, तो उस बारे में आप लोग का क्या ख्याल है? मैं तो उनको पर्सनली भी जब मिला, मैं बोला मौलाना मैं आपकी आपके घराने की सरकार सुल्तान उलमा मौलाना रज़ा आगा साहब की भी मैं इज़्ज़त करता था, उनके मजालिस सुनता था, बचपन से ही मैंने उनके साथ में वो रहा और क़िबला के साथ काम करने का मौका भी मिला। मेरा ज़ाती मशवरा है, आप वाइट कॉलर हैं, आप बेहतर है अब इसी स्टेज पे अगर रिज़ाइन कर दिए तो बेहतर है, वरना सिर्फ वक्फ बोर्ड में जो आता है, मुझ पे भी इल्ज़ाम लगा था, मैंने भी साहेब नगर करोड़ों रुपए की जायदाद बेच दिया, दक्कन क्रॉनिकल बड़े बड़े पेपर्स में आया। जब जाके इंक्वायरी करे वहाँ पे मालूम पड़ा कि वक्फ बोर्ड के प्रोसीडिंग जब एमआरओ हवाले किया तो 150 एकड़ लैंड में सिर्फ जो चिल्ला बना हुआ है साहिब नगर का 6 एकड़ का ही सिर्फ वक्फ उसमें एमआरओ डिक्लेयर किया, और जितने सब गड़े खुदे हुए ये सब नाजायज़ कब्ज़े करते कराते, हत्ता कि 80 एकड़ लैंड इन लोग हुडा वाले अपने कंट्रोल में लेके आज तक नाजायज़ कब्ज़ा रखे हुए हैं, उसे एक्शन करने जा रहे हैं, कोर्ट में रुकावट आई बोल के, वरना जायदाद है वक्फ की, साहेब नगर चिल्ला है रजिस्टर्ड वक्फ शिया प्रॉपर्टी और उसका सौदा पूरा हो रहा है, रियासती हुकूमत कर रही है। इस तरह से अब ज़रूरत इस बात की है कि शिया उलमाए कराम और शिया कायदीन मजहबी जज्बा रखने वाले सब इकट्ठा होकर फाइट करें तो हम सब ये चीज़ें हासिल कर सकते, वरना सिर्फ तबाही के ज़िम्मेदार हम सब, आप और हम सब तबाही के ज़िम्मेदार होंगे।